हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैग लाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं हमारा जो है चैप्टर कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में कवर करें। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। कार्य करने की जो क्षमता है उसे हम जो है ऊर्जा कहते हैं, उसे हम एनर्जी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 1 नंबर का, वो होगा ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कार्य का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? फॉर्मूला ऑफ वर्क है बल गुना विस्थापन, है ना। बल गुना विस्थापन जो होता है वो जो है बल का आपका कार्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? ऊर्जा दो प्रकार की होती है। जब कोई चीज जो है गति की अवस्था में होती है तब उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा ना होकर के गतिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर होगा कि बहती हुई हवा में जो है विंड जो ब्लो करता है, फ्लोइंग एयर में काइनेटिक एनर्जी होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल एवं विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। शक्ति क्या है? ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति को हम पी से दर्शाते हैं और शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटा समय। ठीक है, तो ये हमें समझ के रखना है। शक्ति का अगर हम मात्रक का बात करेंगे तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। बड़ा मात्रक क्या होता है? बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाने पर ऊर्जा क्या होगा? उच्चतम बिंदु पर सबसे कम होगी, उच्चतम बिंदु पर सबसे अधिक होगी, उच्चतम बिंदु पर शून्य होगी, या सभी बिंदु पर समान होगी? देखिए, अब आपको बताते हैं एक चीज। अगर कोई गेंद है हमारे पास, धरती पे कोई गेंद है, उस गेंद को हम ऊपर फेंक रहे हैं। जैसे ही वो गेंद यहाँ गया या फिर यहाँ था, ठीक है, गेंद का अलग अलग पोजीशन अगर हम मान ले, गेंद मान लीजिए यहाँ पे था, तब हुआ क्या, हम ये पता करना चाहते हैं कि कहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो आपको ये समझना है कि सभी बिंदुओं पर ऊर्जा जो होगी समान होगी। हो सकता है इस बिंदु पर हमारा स्थितिज ऊर्जा कम हो जाए, गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाए। इस बिंदु पर धीरे धीरे गतिज ऊर्जा कम होने लगे, स्थितिज ऊर्जा और ज़्यादा होने लगे। इस बिंदु पे जो है गतिज ऊर्जा और कम हो जाए और स्थितिज ऊर्जा और बढ़ जाए, लेकिन जो टोटल हमारा ऊर्जा होगा वो सभी बिंदु पे क्या होगा? समान होगा। तो याद रखना है, इसे ही कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब ऊर्जा का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है ऊर्जा अपने रूप को बदलती रहती है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। 1 हॉर्स पावर का मान कितने के बराबर होता है? आपको याद रखना, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। किसी 11 मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा क्या होगी? देखिए, ऊर्जा का मुख्यतः 2 प्रकार होता है। जब धरती के ऊपर हम कोई वस्तु को लेकर जाते हैं, कुछ इस तरह से, मान लो ये जो वस्तु ए है, इसको हम यहाँ पे लेके गए और ये जो है धरती से 11 मीटर ऊपर है, सरफेस से 11 मीटर अबव लेके गए। तब हुआ ये कि इसके अंदर जो है एक ऊर्जा आई जिसे हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि उस वस्तु को ऐसी स्थिति प्रदान कर दी जाए, ऐसा पोजीशन दे दिया जाए जिसके कारण उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाए। जैसे कि आप तीर कमान देखे होंगे, अगर हम तीर कमान को ध्यान से देखें तो एक एरो हमारे पास सिंपल अगर रखा हुआ हो तो उसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं होती है। लेकिन जब सेम एरो को हम यहाँ पर डालकर इस तरह से कमान को लगाते हैं तो इस तीर को एक ऐसा पोजीशन मिल जाता है जिसके कारण ये जो है किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। हेंस इन दिस केस द एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए इस केस में जो एनर्जी बनता है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के चलते जो भी ऊर्जा बनेगी, स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा बनेगी उसे हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए एक ईंट को आप जमीन से थोड़ा ऊपर उठाते हो तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा बनेगी? स्थितिज ऊर्जा बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? अभी बताए थे हम, शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है, पावर का ऐसा ही यूनिट जो होता है वो होता है वाट। नेक्स्ट, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? ठीक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है जूल। जब m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? हमने अभी देखा कि वस्तु को जब कुछ ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आती है। ठीक है, और जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसका सूत्र होता है mg
एच। ठीक है, तो द्रव्यमान m है, कोई दिक्कत नहीं है, m की जगह m ही रहेगा। ऊंचाई h है, ऊंचाई h होगा, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्हेन ए बॉडी इज टेकन अप टू हाइट h, इट्स एनर्जी विल बी mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ वृद्धि हो जाएगी, किस चीज की? देखिए ध्यान से समझना है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो आप थोड़ा सा सूत्र को ध्यान दीजिए, mgh को। mgh सूत्र जो होता है ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। इसमें जो h है, h का मान जितना बढ़ेगा स्थितिज ऊर्जा जो है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो होता है हमारा स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो 12 नंबर का जो बी नंबर होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? कमानीदार घड़ी का मतलब होता है स्प्रिंग वाली घड़ी। जब हम स्प्रिंग को टाइट कर देते हैं तो स्प्रिंग जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेस होकर आपस में चिपक जाता है, मतलब चिपका हुआ रहता है। उस स्थिति में उसके पास जो है कार्य करने की क्षमता होती है, जिसके कारण वो जो है घड़ी के कांटे को घुमा पाता है। ठीक है, तो हम जान पा रहे हैं यहाँ स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुई है, इसलिए इस तरह की ऊर्जा को हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? कोई भी ऊर्जा रहे आपका एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा रहे, गतिज ऊर्जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन गतिज ऊर्जा को दर्शाता है? पहले गतिज ऊर्जा को समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होगी तो उसके पास होगी गतिज ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कि एक दीवार है और दीवार के सामने एक छोटा सा थर्माकोल का दीवार है, यहाँ पे दीवार है। ठीक है, एक बॉल को जो है हम इसकी ओर जोर से फेंकेंगे, तब बॉल जो है गति में होगी और गति के कारण वो दीवार को तोड़ देगी। ठीक है, इस घटना में हम ये देख पाए कि जो हमारा बॉल है उसके पास गति आई और गति के कारण उसके अंदर ऊर्जा आई। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी हो गया, मोशन के चलते आया। तो हमें ये समझना है मोशन के कारण जब भी ऊर्जा आएगा तो हम उसे कहेंगे गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है उस पर ध्यान देते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ये हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक है, 1/2 mv²। ठीक है, ये सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि गतिज ऊर्जा ये होगा। यदि विस्थापन शून्य हो तो देखिए ध्यान से समझना है कि कार्य जो होता है W बराबर होता है Fs cos थीटा, और जब भी विस्थापन शून्य हो जाएगा तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। कार्य जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। इसके अलावा कार्य कब कब शून्य होगा उसे भी हम ध्यान से देखते हैं। देखिए, जब भी बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का होगा तब हमारा जो कार्य होता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, तो दो फैक्टर याद रखना है। अगर बल शून्य हो तब भी जीरो, मतलब बल शून्य हो तो कार्य जीरो हो जाएगा। विस्थापन शून्य हो तब भी कार्य जीरो हो जाएगा। अगर दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का हो, बल और विस्थापन का, तब भी हमारा कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कार्य के संबंध में कौन सही है? देखिए, कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है W बराबर F क्रॉस S। जैसे ही हम इसको हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, W इक्वल्स टू F इंटू S, वेक्टर F डॉट वेक्टर S। जब हम इस डॉट को हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा Fs cos थीटा। ठीक है, आप समझ पाए होंगे कि यहाँ आ गया cos थीटा। cos थीटा के बारे में आपको 10th क्लास में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो याद रखना है कि कौन सा संबंध सही है, W बराबर Fs cos थीटा। नेक्स्ट, यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के लंबवत 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा? आपको अभी हम बताएं कि जब भी हमारा कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो कार्य जो होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तब कार्य क्या होगा? मान लीजिए हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, इसका मतलब जो कोण है वो 0 डिग्री है ना। और 0 डिग्री पे कार्य जो होता है वो हमारा धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि कार्य इस केस में क्या होगा?
धनात्मक हो जाएगा। तो 19 का कितना नंबर सही होगा? ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? देखिए, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो ऐसी ऊर्जा होती है जो कि बॉडी के गति करने के चलते उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा का अगर हम बात करते हैं तो ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला करके यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आगे। एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए, पक्षी उड़ रहा है मतलब वो गति में भी है, इसके अलावा वो भूमि से कुछ ऊंचाई पर भी स्थित है। इस केस में मेरे अकॉर्डिंग पक्षी के पास दोनों ऊर्जा होना चाहिए। ए और बी दोनों सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, जब चलती हुई वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो डैश हो जाती है। देखिए, अब ध्यान से समझेंगे। गति जब दुगनी होगी, जैसे हम ऊर्जा का सूत्र देखिए, गतिज ऊर्जा का होता है हाफ mv²। ठीक है, तो ये तो हमारा हाफ mv² नॉर्मल है। अगर हम v को 2v लिख देंगे, इस v को जो है अगर हम 2v लिख देंगे तो यहाँ होगा हाफ m 2v², यही होगा। ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ जब हम हाफ m 2v² किए तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे चीज को, तो हमारे पास यहाँ दिखाई देगा हाफ m 4v², ये दिखाई देगा। इस 4 को अगर हम आगे रख दें यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 4 × हाफ mv²। मतलब ये हुआ कि पहली हमारी ऊर्जा थी mv², बट अब हमारी ऊर्जा जो है 4 mv², मतलब कि 4 हाफ mv² हो गई। पहले जो भी गतिज ऊर्जा थी, ठीक है, वो अब जो गतिज ऊर्जा है उसका 4 टाइम्स दिखाई दे रही है। ठीक है, नई वाली गतिज ऊर्जा, मतलब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है इज बिकमिंग 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना है कि इस केस में हमें क्या होता है कि हमारा जो गतिज ऊर्जा होता है वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन में जब भी गति को दुगुना किया जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुना हो जाएगा। गति को तिगुना किया जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि किस तरह से ये क्वेश्चन काम करता है। ठीक है, 22 का डी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है? हमसे ये कहा गया है कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है, वो कौन सा है? देखिए, खींचा हुआ रबड़ बैंड, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, जो बांध में पानी होता है, अगर हम उसको खोल देंगे तो पानी बहुत ही रफ्तार से नीचे आता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये भी है। दौड़ता हुआ खिलाड़ी, दौड़ता हुआ खिलाड़ी जो होता है उसमें गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। तो 23 का सी नंबर जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी इज नॉट प्रेजेंट? अब उल्टा पूछा हुआ है कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। बहती हुई हवा में तो गतिज ऊर्जा होती है, तो ये नहीं होगा। उड़ता हुआ हवाई जहाज, बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, जनरली इसमें भी गतिज ऊर्जा है। ठीक है, बांधों के पीछे जमा हुआ पानी, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, इसमें है स्थितिज ऊर्जा। तो हमें याद रखना, ऐसे होगा हमारा सही आंसर, वाटर स्टोर्ड बिहाइंड डैम्स। नेक्स्ट, 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो विस्थापन के समय कार्य कितना होगा? अब ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है, उस पर बल लगा 5 न्यूटन का, मतलब F का जो मान है वो कितना दे दिया गया है? 5 न्यूटन। इसके अलावा जो विस्थापन है S का जो मान है वो दिया है 2 मीटर। ठीक है, अब हुआ ये कि बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है, मतलब कि एंगल 0 डिग्री का है। ठीक है, मतलब कि कॉस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी एंगल 0 जी है, कॉस को आप नहीं भी लोगे तो चल जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बल को सिंपल विस्थापन से गुना कर दीजिए। आंसर की यहाँ कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10। और आपको दिख रहा है जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा 25 का, वो सही होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10 जूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कार्य हुआ है? हमसे पूछा गया है कि कौन सी स्थिति है जिसमें कार्य हुआ है। देखिए, जनरली जहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ट्रॉली को जब आप खींच रहे होगे तो यहाँ ट्रॉली विस्थापित होगी। जहाँ विस्थापन हुआ मतलब कार्य हुआ है। पुस्तक को ऊंचाई तक उठाओगे तो पुस्तक में भी विस्थापन हुआ, इसमें भी कार्य हुआ है। बैलगाड़ी द्वारा गाड़ी को खींचोगे
तो गाड़ी जो है विस्थापित होगी, तो यहाँ भी कार्य हुआ था। मतलब सभी के सभी आंसर क्या हो जाएंगे? सही। सभी जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? 27 नंबर, फ्रॉम वेयर डू लिविंग बींग्स ऑब्टेन एनर्जी फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पानी से, हवा से, भोजन से या मिट्टी से? ठीक है, जनरली जो है सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा कैसी होती है? संपीड़ित कमानी का मतलब होता है कि स्प्रिंग को जो है टाइट कर दिया गया। जब स्प्रिंग को टाइट किया जाता है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आपको ये समझना है कि 28 का डी नंबर जो होगा वो सही आंसर होगा। पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए, ऊंचाई दुगनी करेंगे, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। अब हम क्या कर रहे हैं, हम h को लिख रहे हैं 2h, तो हमारा सूत्र बन जाएगा mg इंटू 2h। जब इस 2 को हम आगे लेकर के आएंगे तो यहाँ होगा 2mgh। मतलब ये पहले वाला स्थितिज ऊर्जा है mgh, और अब जो स्थितिज ऊर्जा आ रहा है वो उसका दुगना आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। 29 का बी नंबर, ऊर्जा दुगनी हो जाती है। नेक्स्ट, किसी पिंड पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य कैसा हो सकता है? देखिए, कार्य जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों का तीनों हमारा वर्क हो सकता है। तो 30 नंबर जो है उसका सही आंसर होगा डी नंबर। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। m का मान जो है यहाँ 15 दिया गया है, और जो v का मान है वो हमारा दे दिया गया है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये होगा 1/2, m का मान हो गया 15 और v का मान 4 का स्क्वायर होगा 16। 2 से ये कट गया 8 बार में, 15 8 120 गुना होकर हमारा आंसर आया 120 जूल। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल होता है। इसके अलावा कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। तो ए और बी दोनों सही आंसर होगा। बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलती गाड़ी में बैठे आदमी में कौन सी ऊर्जा होगी? 33 नंबर। ठीक है, देखिए ध्यान से समझते हैं। जब गाड़ी चल रही होती है तो व्यक्ति जनरली सीट पे बैठा होता है। जब वो सीट पे बैठा होगा तो भूमि से उसकी कुछ ऊंचाई होगी, मतलब कि उसके पास स्थितिज ऊर्जा है। इसके अलावा ट्रेन गति में है तो व्यक्ति भी गति में है, तो गतिज ऊर्जा भी है। तो आंसर होगा गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट है, रबड़ की गेंद को दबाकर क्या बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जब हम रबड़ को गेंद को दबाते हैं, ठीक है, तब होता ये है कि उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। और इसके अलावा हम ये देख पाते हैं कि जो गेंद है वो थोड़ा मूव भी कर सकता है। लेकिन जब गेंद को दोनों ओर से दबाते हैं तो वो उस स्थिति में आ जाता है कि वो वापस, ठीक है, आगे की ओर आ जाए या अपना पहला पोजीशन को गेन कर ले। ठीक है, तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। उसको एक आकृति मिल गई जिसके कारण उसके अंदर ऊर्जा आई, तो ये हो गया हमारा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 नंबर। m मात्रा की वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने में पृथ्वी और इस वस्तु में बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए, जैसे ही हम वस्तु को उठाते हैं तो m जो है वो तो स्थिर रहता है, h का मान जो है वो बढ़ता है ना। अब कहाँ तक बढ़ता है इसमें कुछ खास तो लिखा नहीं है, सिर्फ एक हाइट लिख दिया गया है। तो g का वैल्यू जो है वो उतना ज़्यादा तो वेरी नहीं करेगा, ठीक है, फिलहाल क्योंकि नॉर्मली उठाया गया है। तो सामान्य ऊंचाई में उठाने पर जो हमारा mgh है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 5 kg की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी क्षैतिज सतह पर 50 जूल है। h ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 है। h का मान क्या है? देखिए ध्यान से समझेंगे। 5 kg की जो वस्तु है, कोई वस्तु है जिसका वजन है 5 kg, उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है एक सतह पर 50 जूल है। h ऊंचाई पर स्थित इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? 0 है। h का मान क्या है? अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। किसी क्षैतिज सतह पर जो ऊर्जा है वो 50 जूल है। ठीक है, जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर जाएगा
ठीक है। तो होगा ये कि h ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य है। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है ये कुछ ऊंचाई पे क्या दे दी गया है, शून्य दे दिया गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जब आप इसको नॉर्मली बनाओगे फॉर्मूला से तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। ये हमारा 50 जो है ये हमारा स्थितिज ऊर्जा है। सूत्र क्या होता है ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। इस सूत्र में हम इसको बैठाते हैं। m का वैल्यू है 5, g का वैल्यू है 10 और h यहाँ पे। तो हम ये देख पाएंगे कि h बराबर आया 50/50। कैंसिल होके h का वैल्यू कितना आया, 1 मीटर। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो h है उसका मान क्या है। ठीक है। और ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट जो है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो h का मान जो है वो है 1 मीटर। तो आपको याद रखना है 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 मीटर। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। देखिए 1 वाट घंटा जो होता है वो 3600 जूल के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अभिकेंद्री बल से किया गया कार्य कैसा होता है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही है, ध्यान से समझेंगे। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूम रही होती है तो हमें ये देखना होता है कि जो वस्तु होता है उसकी बल की दिशा केंद्र की ओर होती है और विस्थापन की दिशा इधर होती है, जिसके कारण यहाँ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। और ऐसा कंडीशन में हमारा जो ऊर्जा होता है वो हो जाता है 0। तो हमें याद रखना है कि इस केस में हमारा जो ऊर्जा होता है वो होता है 0। मतलब कि कोई कार जो है अगर ग्राउंड में ऐसे चक्कर मार रही होगी गोल गोल, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ जो है कार्य जो है वो शून्य किया जा रहा है, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। 39 नंबर, एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई से खींचने में इसकी ऊर्जा क्या होती है। जब हम स्वाभाविक लंबाई से खींचते हैं तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसे एक ऐसा स्थिति प्राप्त हो रहा है जिसके कारण वो कार्य कर पा रहा है। तो 39 का आंसर क्या होगा, ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आपस में दोनों तलहटी को रगड़ने पर परिवर्तित होता है मांसपेशीय ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, मांसपेशीय ऊर्जा ताप ऊर्जा में। जब हाथों को रगड़ते हैं तो ध्वनि थोड़ी बहुत उत्पन्न होती है। ठीक है। मांसपेशियों को जब हम रगड़ते हैं, हाथों को रगड़ते हैं तो गर्मी भी उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब सही आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट, हॉर्स पावर क्या है। देखिए हॉर्स पावर में वर्ड है पावर, और पावर का मतलब होता है शक्ति। तो आपको ये समझना है कि हॉर्स पावर जो होता है ये शक्ति का इकाई होता है, और एक हॉर्स पावर में 746 के बराबर वॉट में कुछ होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 है, पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है। देखिए पौधे के पास कुछ रसायन होते हैं, उस रसायन से वो रासायनिक अभिक्रिया करता है, लेकिन उसके लिए उसे प्रकाश की ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हमें याद रखना है कि इसका आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। तो 42 नंबर का ए नंबर सही आंसर होगा। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा की मात्रा नियत होती है या क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। 44 नंबर क्वेश्चन इज, कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है। देखिए कोयले पेट्रोलियम के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ताप ऊर्जा में बदल जाती है। तो ध्वनि ऊर्जा तो है नहीं, रासायनिक है नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो 44 का जो है ए नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 3 मिनट 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पिंड पर कार्य क्या होगा। देखिए 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। इफ ए बॉडी ऑफ मास 25 kg is taken to a height of 30 meter in 3 minutes and 5 minutes respectively, then the work done on this body will be। देखिए अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे है क्या बात। ऊर्जा जो है यहाँ पे पहला चीज तो ये है कि वर्क डन क्या है, हमसे ये पूछा गया। अब वर्क डन का मतलब क्या है, देखो
वर्क करने का मतलब ये हुआ, कार्य करने का मतलब ये हुआ कि बल गुना विस्थापन। समय से कोई लेना देना है नहीं कितना देर में काम हुआ, डिपेंड ये करता है कि बल और विस्थापन का गुणनफल किस में ज़्यादा है। देखा जाए तो दोनों विस्थापन सेम ही किया है, ये 25 kg ले गया है, बल भी सेम है, मतलब कि द्रव्यमान भी सेम है, और द्रव्यमान और विस्थापन अगर सेम है तो दोनों का गुणनफल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो है सेम कार्य किए हैं। द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। ये है क्या, पहले देखते हैं। देखो, जनरली जो गतिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है ½ mv²। ठीक है, तो जो mv वर्ड है ना, mv का मतलब होता है p, और p को हम कहते हैं संवेग, मतलब कि द्रव्यमान के साथ वेग का जो रिश्ता है उसे हम कहते हैं संवेग। अब है क्या, गतिज ऊर्जा का सूत्र है ½ mv²। अगर हम ऊपर एक v से m से मल्टीप्लाई करें और नीचे भी एक m से, तो ये वाला m और ये वाला m बन जाएगा ½m²v²/m। और आप जानते हो mv जो है वो p के बराबर होता है, तो इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं ½p²/m, और कंबाइन करने पे इसको हम लिख सकते हैं p²/2m। लिख सकते हैं इसको हम लोग p²/2m। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, मतलब आंसर्स में क्या है। 46 का डी नंबर दिया गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने जो रिलेशन निकाला था वो था p²/2m, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा है। अब मैच कौन सा ऑप्शन करेगा, देखिए ये मैच करेगा। कैसे करेगा, देखो फॉर्मूला है ½ mv²। यहाँ 2 भी आपको दिखाई दे रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ½m/v/v, और आपको पता है mv का मतलब p होता है, हम इसको लिख सकते हैं ½p/v, p मतलब संवेग। ठीक है, mv की जगह हम p पुट कर दिए, तो आंसर ये हमारा आ गया 2 नंबर ½ p/v। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में परिवर्तित ऊर्जा क्या होती है। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो होता है उसमें एक पिस्टन होता है जो कि एक ऊंचाई पर होता है। उस ऊंचाई में पिस्टन जो होता है वो धीरे धीरे, ठीक है, विद्युत बनाने का काम करता है। तो स्थितिज ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 2 kg के पिंड का संवेग 6 मात्रक है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अब 2 kg का कोई पिंड है, उसका संवेग 6 है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए ध्यान से समझेंगे इसको। है क्या, हमारे पास एक पिंड है 2 kg का, मतलब मास का मान जो है वो 2 kg दिया गया है, संवेग का जो मान है वो 6 मात्रक है। आपको पता है जो p होता है, p बराबर होता है mv, और p का मान 6 दिया और m का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से जब हम इसको भेजेंगे यहाँ, तो ये डिवाइड करके v का वैल्यू 3 दे देगा। मतलब कि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें m और v की ज़रूरत है, और दोनों हमारे पास है। m का मान 2 है और v का मान 3 है। ठीक है, अब बैठा लेंगे फॉर्मूला में ½ m का मतलब 2 है, v² मतलब 3², 2 से 2 कैंसिल होगा, 9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 9 जूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, बल का कार्य का केवल दिशा होता है, केवल परिमाण होता है, ना दिशा होता है ना परिमाण, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो हमें याद रखना है कि कार्य जो होता है ये भले ही एक अदिश राशि है, लेकिन इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। जूल जो है जे किसका मात्रक है। देखिए जूल जो होता है ये कार्य का भी मात्रक होता है, इसके अलावा ये ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो जो 50 नंबर है उसका ए नंबर जो होगा वो सही आंसर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको 50 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और सारे का सारे क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गया होगा, आई होप। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। और कुछ ही टाइम पे अगला वीडियो भी हम डाल देंगे, जिससे कि कार्य और ऊर्जा भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।